आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 इन्वायरमेंट एंड साइंस अक्टूबर 2021 को। परिवेश परिचय क्लास 7 मॉडल एक्टिविटी टास्क अक्टूबर 2021 को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी इस इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए, वे भी सही से उत्तर लिख पाएँ। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उत्तर होगा 1.1 का डी कॉपर, 1.2 का सही उत्तर होगा ओ। आप लेटरल इन्वर्सन के बारे में अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आप ऐनक के पास में, मिरर के पास में, प्लेन मिरर के पास में खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ उठाइए तो आपको लगेगा बायां हाथ, और बायां उठाइएगा तो दायां लगेगा। तो इसको लेटरल इन्वर्सन कहते हैं समतल दर्पण पर, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं एम्बुलेंस वाला जो वैन होता है उसमें एम्बुलेंस लिखा हुआ जो रहता है उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि जब सामने जाने वाला गाड़ी अपना लुकिंग मिरर में देखे, लुकिंग ग्लास में देखे, तो उसमें उसे सही स्पेलिंग में सही एम्बुलेंस रेड में लिखा हुआ दिख जाए। रेड में यूज़ किया जाएगा तो रेड में दिखेगा, वह पढ़ पाए और उसको साइड दे दे, है ना। तो यह लेटरल इन्वर्सन है जिसको बताना है इस क्वेश्चन में कि किसका नहीं होता है। तो आर एस सी सभी का होगा। आप देखिए केवल किसका नहीं होगा, ओ का नहीं होगा। 1.3 को देखिए और सही उत्तर है इसमें डी अंडाशय है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 नंबर करके है किंतु थोड़ा बड़ा करके ही लिखा गया है ताकि आपको समझने में सुविधा हो और सही से आप बता पाएँ, सही नंबर फुल मार्क्स मिल जाए। बल्ब में ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत क्या है? आप सीधा बोलिएगा, बल्ब अगर जल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि विद्युत ऊर्जा इसका स्रोत है ना। तो आप इस तरह से लिख के बताइए। बल्ब के भीतर टंगस्टन से फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट से विद्युत के प्रवाह होने से ऊष्मा उत्पन्न होता है और ऊष्मा के प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होने से प्रकाश उत्पन्न होता है। अतः विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। 2 नंबर देखिएगा, पौधे की मूल टोप या रूट कैप का क्या कार्य है? 2 पॉइंट लिख लीजिए। आप अपने बुक का चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, पेज नंबर 184 में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। किंतु इसकी स्टडी पॉइंट टू द पॉइंट करके लिख कर दिखा रहा है, आप वो ऐसे ही लिखिए। मूल टोप पौधे की बढ़ती जड़ की नोक की रक्षा करता है और जियोट्रॉपिक मूवमेंट या गति का नियंत्रण करता है। आप जब ऊंचे क्लास में जाएंगे तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, उसी चैप्टर में जियोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में जान पाएंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो सीख पाएंगे। फिलहाल आप केवल जान के रखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, मूल टोप रूट कैप जमीन में जड़ को प्रवेश करने में मदद करता है। 2.3 को देखिएगा, जर्मिनेशन अंकुरन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अंकुरन के 2 प्रकार यहाँ पर हैं और इन दोनों में क्या अंतर है उसको बताना है। आप अपने बुक का पेज नंबर 218 में चले जाइएगा तो आपको ये लाइंस लिखे हुए दिखेंगे, उसको आप जाके पढ़ लीजिए, देखकर समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मृदभेदी ईपीजीएल जर्मिनेशन में बीजपत्र बीजत्वक को फोड़कर मिट्टी के ऊपर बाहर निकल आता है, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे बता देना है कि मिट्टी को फोड़कर बाहर निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। और जब आप उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे तो कुम्हड़ा इमली में ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है, मृदभेदी अंकुरन होता है, वहीं मटर, चना, आम इत्यादि में हाइपोजियल मध्यवर्ती अंकुरन होता है। आप उदाहरण मत लिखिए, बस इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। 218 पेज में आप अपने बुक का यूज़ करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, बार मैग्नेट
में दिखाना है, आपको बताना है उसका क्या तात्पर्य है। उदासीन क्षेत्र से, न्यूट्रल रीजन। बार मैग्नेट के उदासीन क्षेत्र का क्या मतलब होता है, देखिए किसी चुंबक के मध्य में स्थित वह क्षेत्र जहां चुंबकीय आकर्षण क्षमता बिल्कुल नहीं होती है उसे उदासीन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, आप अपने बुक का पेज नंबर 42 को भी देख लीजिए। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको दिखाकर ही आपको एक्सप्लेन करना है। 3.2 को देखिएगा, इसमें अभिसारी और अपसारी किरणों के बारे में बताना है डायग्राम के साथ में। देखिए, अभिसारी किरण जब एक बिंदु से शुरू होने वाली प्रकाश किरणें आपस में अलग हो जाती हैं या फैल जाती हैं तो ऐसी किरणें को अपसारी किरणें या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लेते हैं, टॉर्च ले लीजिए या फिर जलता हुआ बल्ब ले लीजिए या फिर कैंडल जो जल रहा है उसको ले लीजिए, तो आप इसी तरह के डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट को देख पाएंगे, अपसारी किरण को देख पाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपसारी किरण जब किसी बड़े स्रोत से प्रकाश स्वयं को केंद्रित करता है, ऐसी किरणें को अभिसारी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 18 का यूज़ कर सकते हैं अगर आप किताब देखना चाहें तो। उदाहरण के तौर पे आप कन्वेक्स लेंस ले लीजिए या कनकेव मिरर ले लीजिए, उससे जो बीम तैयार होता है, लाइट तैयार होता है, वह सब एक जगह में आकर मिलता हुआ दिखते हैं। ठीक है, तो यह आप बताइएगा, उदाहरण के तौर पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए, लाइट जैसे आपके आंख में घुस रही है और वह घुसते हुए रेटिना पर जाकर कंसंट्रेट हो रही है, एक जगह जाके कन्वर्ज कर रही है, जिसके कारण आप किसी चीज़ के इमेज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। 3.3 को देखिए, पौधे की पत्ती के मुख्य कार्य क्या हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, पौधे श्वसन में मदद करते हैं, पौधे ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। 3 कार्य हो गया, आंसर हो गया। जी हाँ, आप यही सोच रहे होंगे, किंतु आप समझ लीजिए, आप क्लास 7 में हैं, पेज नंबर 194 में आपके पास यह टॉपिक दिया गया है। आप अपनी किताब की मदद से ही वही पॉइंट्स लिखिए ताकि आपको सही नंबर मिले। टीचर नंबर दे देगा, जब जो चीज़ मैंने बताया है वो तीनों पॉइंट भी लिखेंगे तो मिल जाएगा, किंतु स्टैंडर्ड आंसर तभी होगा जब आप अपने बुक की मदद से उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए लिखेंगे। चलिए देखते हैं। पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं और ये पौधे के रसोई घर कहलाती हैं। पौधे के प्रमुख 3 भाग, पत्रफलक लीफ ब्लेड या लैमिना, पत्रवृंद पेटियोल और पत्रमूल लीफ बेस के कार्यों को निम्न रूप से लिखा जा सकता है। रेड में जो भी लिखा हुआ है आपके समझने के लिए लिखा गया है, इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। पत्रफलक यह खाद्य पदार्थ के निर्माण में मदद करता है और गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है। पत्रवृंद यह जल और खाद्य पदार्थ के परिवहन में मदद करता है, सुधार लीजिएगा यहाँ पे, परिवहन में मदद करता है और पत्रफलक को पकड़े रहने में सहायक होता है। 3 नंबर देखिए, पत्रमूल यह पत्तों को तना से जोड़े रखने में मदद करता है। ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, तब आपका कंप्लीट और स्टैंडर्ड आंसर कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 7 स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा पहुंचाइए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस जगह आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का जो टीम है वह भी मदद करेगा और मैं भी कोशिश करता हूं जवाब देने के लिए। 3.4 को देखिएगा, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक का व्यापक रूप से जीवाणु या बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने के पीछे कारण विश्लेषण करें, क्या कारण है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग में किए जाने वाले औषधियों में एंटीबायोटिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंटीबायोटिक मूल्यतः बैक्टीरिया के ऊपर और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के ऊपर ही कार्य करता है। निम्न रूप से समझा जा सकता है कि पेनिसिलिन और जो सेफोलोस्पोरिन
काम करता है उसके बारे में। देखिए नंबर 1 देखिए, बैक्टीरिया के संक्रमण के विरोध में प्रयोग में आने वाला पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है। यह बहुत सारे महत्वपूर्ण संक्रमण के खिलाफ इसका प्रयोग होता है। बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति सेल वॉल को नष्ट करता है। पेप्टिडो ग्लाइकेन के संश्लेषण को रोक देता है। तो अगर ऐसा हो गया तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा, उसका सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो जिएगा कैसा, है ना। तो इस तरह से बैक्टीरिया को नष्ट करता है और उसके बाद में वह बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है, फिर व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है ना। वहीं दूसरी ओर देखिए, सेफालोस्पायरिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया कोशिका भित्ति के निर्माण को ही रोक देता है। इस कारण से कोशिका भित्ति नष्ट हो जाता है ना, मर जाता है। इसके फलस्वरूप बैक्टीरिया भी मरेगा। इस प्रकार से होने वाले रोगों के खिलाफ एंटीबायोटिक का प्रयोग किए जाने से जीवाणु मर जाते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए पेनिसिलिन सेफालोस्पायरिन एंटीबायोटिक का प्रयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज में किया जाता है। समझ पा रहे होंगे। यह क्वेश्चन क्लास 7 स्टैंडर्ड का नहीं है, क्लास 7 के सिलेबस में भी नहीं है। आपको यह क्वेश्चन क्लास 8 से दिया गया है। अगर आप चाहें तो पेज नंबर 201 में जाकर क्लास 8 की बुक की मदद से आप देखकर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसके स्टडी पॉइंट्स लिखुड़ी का यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यदि कोई प्रकाश के एक विस्तारित स्रोत और एक विस्तारित अपारदर्शी वस्तु के साथ एक प्रयोग किया जाता है तो एक ड्रॉ करके डायग्राम के साथ में बताइए कि स्क्रीन पर अम्ब्रा छाया और पेनम्ब्रा उपछाया कैसे बनते हैं। देखिए डायग्राम आपको दिखाना है, आप अपने बुक का यूज़ कर सकते हैं, पेज नंबर 22, ठीक है, 22, 23 का यूज़ कीजिए और डायग्राम को बना लीजिए। और जो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है आपके बुक में भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने बुक का यूज़ करके नोट डाउन कर लीजिए। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है और साथ में ये लाइंस जो भी लिखे गए हैं इसको लिखकर आप बता दीजिए। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको समझा रहा हूँ। आप देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.2, इसको हम लोग समझते हैं। बंद मैनहोल या सेप्टिक को साफ करने के लिए नीचे चढ़ने से पहले कुछ एहतियाती उपाय करने की आवश्यकता होती है। उचित कारणों के साथ इसकी व्याख्या करें। इस क्वेश्चन में हम लोग तो व्याख्या करेंगे ही, कारणों को समझेंगे और इससे बचने का क्या उपाय उस पर भी चर्चा करेंगे। आप पूरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, नोट डाउन पूरे पॉइंट्स को कीजिएगा। भले ही कम नंबर है क्वेश्चन में तो क्या हुआ, आपका स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए और आप में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। सीखना पड़ेगा। बंद मैनहोल या सेप्टिक टैंक में विषाक्त गैस मौजूद रहता है। इन गैसों में साधारणतः अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और थोड़े परिमाण में हाइड्रोजन साइनाइड भी रह सकता है। इसीलिए बंद मैनहोल या सेप्टिक टैंक में जाने पर श्वास के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषाक्त गैस फेफड़े में प्रवेश कर जाता है और अधिकांशतः यही गैस मृत्यु का कारण बनता है। रक्त से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण कर लेता है जो ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है। अधिक समय तक खुला रहने पर कुछ गैस निकले जाने पर भी सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु की अपेक्षा भारी होने के कारण बहुत ही धीरे धीरे विसरित होता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी रक्त में हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से मौत होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आप अगर काम करना ही चाहते हैं, इसकी सफाई करना ही चाहते हैं तो क्या एहतियाती बरतेंगे उस चीज़ को समझ लीजिए। पहला देख लीजिए, बंद मैनहोल या सेप्टिक टैंक कितना गहरा है या कितना सुरक्षित है यह निश्चित करने के बाद ही उसमें उतरना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट, बंद मैनहोल या सेप्टिक टैंक में उतरने से पहले उपयोगी पोशाक का पहनना अनिवार्य होता है। ड्रेस सही पहन लीजिए,
यह ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन डिटेक्टर की मदद से कि ऑक्सीजन का स्तर कितना है इन मैनहोल या सेप्टिक टैंक में, तभी इन बंद मैनहोल या सेप्टिक टैंक में उतरना चाहिए। चौथा, ऑक्सीजन की मात्रा की कमी रहने पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही बंद मैनहोल या सेप्टिक टैंक में उतरना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।